वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर बोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और आज का जो लेक्चर है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स का जो टूल है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। पिछले लेक्चर में हमने करवाया डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, उसके क्वेश्चन हम करेंगे इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इन दोनों का आपस में कुछ कनेक्शन भी है। तो हम इंटीग्रेशन देखते हैं, समाकलन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। जैसे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन भी एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, वैसे ही ये भी एक ऑपरेटर की तरह काम करता है इंटीग्रेशन। इसका साइन होता है ये इसका साइन होता है इंटीग्रेशन का। अवकलन का कनेक्शन किससे था? स्लोप से था, यानी डिफरेंशिएशन का स्लोप से कनेक्शन था। तो अब जो इंटीग्रेशन है यानी मेरा जो समाकलन है, ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। और वो प्रोसेस मैं लेता हूं एरिया यानी क्षेत्रफल। सबने निकाला हुआ है क्षेत्रफल छोटी क्लासों में, हर शेप का क्षेत्रफल। कैसे? जैसे मैं लेता हूं पहले दोनों का कनेक्शन सीधा, डिफरेंशिएशन भी फंक्शन के थ्रू था, ये भी फंक्शन के ही थ्रू। यानी मैं एक फंक्शन लेता हूं जैसे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ प्लॉट होगा x और y एक्सिस पर, x और y एक्सिस पर। ये मेरा फंक्शन हो जाएगा और ये मेरी x की वैल्यू और ये मेरा ओरिजिन यानी मूल बिंदु। और डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा? जैसे मान लो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, इस केस में ये जो ग्राफ बनेगा वो मेरा बनेगा ये वाला ग्राफ, और इसका जो स्लोप था, इसके साथ जो एंगल का स्लोप बना रहा था वो मेरा डिफरेंशिएशन हुआ था। ठीक है, यानी अवकलन। अब मैं बात करता हूं क्षेत्रफल ही क्यों बोलते हैं, क्षेत्रफल ही क्यों इंटीग्रेशन के लिए। तो देखो, ये जो स्लोप है फंक्शन y इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट लूं, इस पर ये मेरी x की वैल्यू होगी और ये जो मेरी है ये y की वैल्यू, यानी x और y पॉइंट हो गया। ये x1 और y1 ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट है। स्लोप निकालते थे तो सिंपली ये थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यानी जो मेरा फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन फंक्शन, और स्ट्रेट लाइन फंक्शन के लिए मैंने स्लोप बताया था ओनली एंड ओनली कांस्टेंट यानी सिंगल वैल्यू। तो सिंगल वैल्यू मेरा स्लोप था। इस केस में देखो y इक्वल टू एक्स, जब इंटीग्रेशन, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं इंटीग्रेशन का। जो मेरा इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन किस फॉर्म में लिखा जाता है? ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इंटीग्रेशन किसका होता है? फंक्शन का होता है। किसका होता है? फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू, यानी सापेक्ष। किसके सापेक्ष? जिस पर वो राशि डिपेंड कर रही है। यानी मान लो फंक्शन x का है, यानी वेरिएबल, जैसे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसमें ये मेरा हो गया फंक्शन, ये मेरा वेरिएबल। देन अब इंटीग्रेशन इसका निकालना है, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन साइन, और यहां पर मेरी आएगी फंक्शन की वैल्यू, जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका डी शॉर्ट पार्ट, ये होगा इंटीग्रेशन। तो ये मेरा फंक्शन है, इसका इंटीग्रेट करना है, और जो किसके रेस्पेक्ट में करना है वो ये रहा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इसका साइन ये क्या है? ये इनिशियल, ये जो पॉइंट है यानी ये जो कर्व का ये वाला स्थान है और ये वाला जो स्थान है, ये क्या बताता है? ये एक लिमिट को बताता है, यानी ये इनिशियल बोल सकता हूं इसको मैं, और ये फाइनल बोल सकता हूं।
और ये जो इनिशियल और फाइनल हैं ये वैल्यू ही होती हैं इस वेरिएबल की, यानी ये जो वेरिएबल है एक्स, इसी वेरिएबल की ये वैल्यू होती है। अब मैं बात करता हूं एरिया की। तो देखो यहां पर मैं एरिया निकालता हूं इसका। तो जैसे ये एक लाइन है, यहां से लेके यहां तक, मैं इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इन दोनों पॉइंट पर ये एक एरिया बनेगा। इसको मैं बोल सकता हूं एरिया अंडर द कर्व, अंडर दी कर्व, यानी इस कर्व के नीचे का एरिया एक्स के रेस्पेक्ट में, जबकि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से लेके एक्स की वैल्यू, ये मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये x1 हो गई तो x1 तक। तो ये x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक इस कर्व के अंडर का एरिया आ गया। समझ रहे हो? अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होने पर मुझे एक ये ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा कैसे, 1/2 हाइट यानी परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0 और ये y1, तो y1 हो जाएगा, इंटू बेस, और बेस मेरा हो गया x1। तो एरिया मेरा आ जाएगा यहां पर y1 x1 डिवाइड बाई 2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से, समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं x1 x2 की वैल्यू को डिफाइन कर देता हूं कि जैसे ये मेरा पॉइंट है 6 and 6, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है। तो ये आ गया 6 इंटू 6 और 6, यानी x की वैल्यू भी 6 और y की वैल्यू भी 6। तो ये मेरा एरिया कितना आएगा, ये आएगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू पुट की, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 18। कितना हुआ, 18। अब मैं बात करता हूं जो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू ये रही, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, y इक्वल टू एक्स के इक्वल है। तो ये मेरा x किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में, x की यानी इसकी जो लिमिट है वो कहां तक है, ये वाला वेरिएबल है, तो उसकी दे रखी 0 से लेके और 6 तक, 0 से लेके 6 तक। इसका फॉर्मूला होता है, अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला, तो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1+1 यानी 2, तो x² डिवाइड बाई 2, और लिमिट लगेगी 0 to 6। मैं ओनली बता रहा हूं कि मैच कैसे हो रहा है। और ये मेरा हो जाएगा, अपर वैल्यू रखी जाएगी 36 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, और माइनस का x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये मेरा 0, आंसर वो ही आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन किया तो वो सिर्फ और सिर्फ एरिया ही बता रहा है, उस कर्व के नीचे का एरिया बता रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है, यानी क्षेत्रफल बताता है। जो भी हमने फंक्शन ड्रॉ किया है, जो भी हमने फंक्शन ड्रॉ किया है यानी प्लॉट किया है, ग्राफ बनाया है, वो फंक्शन उस वेरिएबल के साथ, और उस वेरिएबल की लिमिट, यानी उस वेरिएबल की लिमिट, जैसे ये और ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट पर इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वही इंटीग्रेशन निकालता है। अभी तो ये इजी था, इसलिए मैंने ये ना लेके इसी से सॉल्व करके देख लिया। अब कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ और इंटीग्रेशन की नीड, अभी तक तो इंटीग्रेशन की नीड समझ में नहीं आ रही कि ये हमने क्यों किया, ये वाला चीज है, ये हमने क्यों किया, ये आंसर जब इसी से निकल सकता था इजी वे से, तो हमने ये क्यों यूज लिया, ऐसा क्यों बनाना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये एरिया अगर कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया, यानी जटिल होता हुआ चला गया, जिसका निकालना निकला ही नहीं,
उसके लिए इंटीग्रेशन ने उसका एरिया निकाल के दिया। तो उसको देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेशन ये क्या निकाल के देता है, एरिया निकाल के देता है। हाँ, एरिया अंडर द कर्व, और कर्व का कनेक्शन होता है फंक्शन से विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, और ये वेरिएबल होता है, ये फंक्शन पर ही डिपेंडेंट होता है, नहीं फंक्शन है उस पर, वेरिएबल पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो मैं अपना ग्राफ देख लेता हूँ, ये मेरा फंक्शन का और ये मेरा वेरिएबल का, लो जिसको मैं x ले लेता हूँ नाम, इसको मैं y ले लेता हूँ, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिल कैसे हुआ कि अभी तक तो जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन फंक्शन था, स्ट्रेट लाइन फंक्शन के केस में मुझे एरिया ऑटोमेटिकली मैं कैसे निकालूंगा, जैसे मान लो ये अगर ये कोई लाइन ऐसे हुई, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन, और मुझे बोले यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ ड्रॉ करूँगा, इसको ये ड्रॉ करूँगा, x की वैल्यू ये नोट कर लूँगा, जैसे मान लो x1 है, इसको मैं x2 पॉइंट ले लूँगा। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करूँगा, ये मेरा ये जो पॉइंट होगा कहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा होगा y1, ये मेरा 0 है ही, और ये मेरा पॉइंट हो जाएगा y2, और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा y3। तो सिंपल सी ये जो वैल्यू है ये मेरी y1 के इक्वल हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस का x1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दोनों की वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी वैल्यू है y3, और ये जो वैल्यू है y1, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी यहाँ तक की लेंथ y3 माइनस का y1। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, इसका एरिया निकाल लो प्लस इसका एरिया निकाल लो, तो पूरे इस चीज का एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो तो मैं इजीली एरिया निकाल सकता हूं। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हो, जस्ट सपोज इस केस में, और मैं फंक्शन को मॉडिफाई कर देता हूं, कुछ भी कर्व भी बना देता हूं, तो कर्व भी बनाने के केस में जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है और ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है और x पर डिपेंड कर रहा है, ये रहा, और ऐसा कोई फंक्शन है। अब देखो जब फंक्शन मेरा कर्वी हुआ था तो डिफरेंशिएशन हमने तभी स्लोप निकालने में दिक्कत हुई। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या था, बिल्कुल फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू थी। इंटीग्रेशन के केस में भी एरिया, स्ट्रेट लाइन का एरिया मैं आराम से निकाल सकता हूं, बट जब ये वाला केस लेता हूं, इस केस में अगर मुझे बोला जाए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला पॉइंट है यहां तक, ये वाला पॉइंट है यहां तक, अब मुझे ये एरिया निकाल के दो, अब दिक्कत है क्योंकि ये कोई शेप ही नहीं है, अनडिफाइंड शेप। अब मैं एरिया कैसे निकालूं, तब इंटीग्रेशन का यूज जरूरी हो गया। एज ए ऑपरेटर निकालना एरिया ही है, बट अब एरिया निकालने का एक ऑपरेटर आ गया। कैसे, देखो मैं क्या करूंगा कि यहां तक है ये, यहां तक ले, तो मैं क्या करूंगा, एक इस पूरे कर्व को, उस पूरे कर्व पे इसके छोटे छोटे हिस्से कर लूंगा। जैसे कि मान लो मैंने जैसे ये पॉइंट लिया और इसके नजदीक एक पॉइंट और ले लूंगा, और वो उन दोनों पॉइंट के बीच में वो लाइन स्ट्रेट हो, क्या हो, स्ट्रेट। तो अगर इसके बहुत छोटे दो पॉइंट कर दूं तो उस केस में जैसे ये एक पट्टी निकाल ली मैंने छोटी सी, आप मान लेना इसको छोटी क्योंकि दिखेगी नहीं, ये एक छोटी पट्टी निकाल ली और इन दोनों के बीच को डिस्टेंस को मैंने बोल दिया dx। ये x है पूरा और ये छोटा dx ले लिया, और
शर्त ये है कि ये दोनों पॉइंट हैं, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू, इन दोनों पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, डिट्टो सेम। यानी मान लो इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मेरी ये है, जैसे y1, समझे। अब क्या करूंगा कि अब ये एक पट्टी की तरह हो गया, ये लो ऐसी पट्टी हो गई है, जिसमें ये तो हो गया मेरा dx, और dx को इतना छोटा लिया है, इतना छोटा लिया है कि वो जो लाइन है उस पर दो पॉइंट हैं, वो दोनों पॉइंट इतने नजदीक हैं कि उनकी फंक्शन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस पर भी वही वैल्यू और इस पर भी वही वैल्यू। उस केस में ये मेरा बन गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनने के बाद इसका एरिया निकालना आसान है, इसका एरिया निकालना आसान है। कैसे, क्या होगा इसका एरिया? इसका एरिया होगा, जैसे मान लो ये वैल्यू होगी तो y, मैं 1 ले लेता हूं, इस वैल्यू को, इस वैल्यू क्या ले लेता हूं, y1 इंटू dx। लो जी, ये एरिया आ गया इस छोटी सी पट्टी का। अगर मैं यहां से लेके यहां तक अब एरिया निकालना चाहूं तो ऐसे ही बहुत सारी पट्टी होंगी, छोटी 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 छोटी, यानी बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे, और हर रेक्टेंगल के लिए एक y की वैल्यू भी अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो y की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कि पहला इस पहली पट्टी का निकाला तो पहली पट्टी पे y की वैल्यू 1 होगी, dx से मल्टीप्लाई करूंगा, छोटी पट्टी dx रहेगी, सबके लिए dx 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 dx। उसके बाद मैं दूसरी पट्टी को इसमें ऐड करूंगा, तभी तो ये एरिया ऐड होते जाएंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सारे एरिया मेरे को ऐड करने हैं। जैसे y1, उसके बाद कोई y2 वैल्यू होगी, उसके साथ dx का मल्टीप्लाई, डैश 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 चलता ही रहेगा, बहुत सारी पट्टी होंगी। और इनको मैं जोड़ूंगा तो मैं एक समीशन का यूज लूंगा। जैसे मान लो मैंने समीशन कर दिया, ये समीशन का साइन हो गया, और ये 1 है 2 3 dx को मैंने यहां रख दिया, और यहां पर हो गया y1 y2 y3, तो मैं इसको लिख दूंगा y i, और i की वैल्यू लिख दूंगा 1 से लेके और जा रही है n तक जा रही। अब देखो इस केस में तो ये समीशन y i dx, अब इसको करना वैसे तो इजी नहीं है। क्यों नहीं है? पहले dx डिफाइन करो छोटा सा, उसके बाद हर dx के बाद इनके एरिया को जोड़ो धीरे धीरे, हर पे y1 की वैल्यू निकालो, तो ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, ये प्रोसेस तो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मुझे इस तरीके से करना है इसको, इसका एरिया निकालने के लिए, तो ये तो और हार्ड हो गया। हार्ड मतलब लंबा प्रोसेस हो गया, बहुत लंबा प्रोसेस। इसको छोटा करने के लिए इस समीशन को, समीशन ही है इंटीग्रेशन भी, उसको लिखा गया y, यानी फंक्शन y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ x किसके रेस्पेक्ट में, ds के रेस्पेक्ट में, और अब कर दो इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन एज ए समीशन का ही फॉर्म है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करूंगा और फटाक से मैं इसका एरिया बता दूंगा। समझे? ये आ गया f(x), ये y की वैल्यू इनटू dx, और देखो ये चीज मिलके ही एक एरिया बता रही है। f(x) ऊपर की तरफ, dx, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एरिया ही बनेगा, क्षेत्रफल ही बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये एरिया ऐसे निकलेगा, यहां पर इजी था इसलिए इस प्रोसेस को मैंने यहां नहीं लगाया, इसको सोल्व करने के लिए ये प्रोसेस यूज होगा। अब इसमें जो मैंने 2 पॉइंट बताए थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 2 वैल्यू हैं किसकी, x की वैल्यू कि साहब आपको x की वैल्यू से कहां से लेके कहां तक का एरिया निकालना है, यहां तक का निकालना है, यहां तक का निकालना है। तो जहां से स्टार्ट करेंगे वो वैल्यू यहां रखी जाएगी, मान लो x1 है, और जो वैल्यू लास्ट में होगी वो होगी x2। तो ये क्या करेगा, एरिया अंडर द कर्व, और कर्व होना चाहिए इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, कहां से कहां तक, x1 से शुरू होना चाहिए और x2 तक जाना चाहिए। वो एरिया मेरे को चाहिए, तो वो मैं यहां से निकाल लूंगा।
इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्यों इंटीग्रेशन का यूज लिया और क्या प्रोसेस होता है? तो एरिया ही निकाला जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। अभी जब यहां पर ओनली y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तब एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो। अगर दो पे करेगा तो अभी आपका वो नहीं है, अपर क्लास के लिए, बट अभी के लिए आप सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ भी क्या पढ़ा है, ग्राफ भी मैंने दो वेरिएबल के बीच का ग्राफ पढ़ा है, यानी 2D, दो डायमेंशन, एक और दो। 3D मैंने बताया ही नहीं, 3D और 3D आपके है भी नहीं 11th और 12th बेसिक के बुक। अब मैं देखता हूं कि ये इंटीग्रेशन x1 और x2, तो इन लिमिट्स, इनको बोलता हूं मैं लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब ये इस वेरिएबल की एक लिमिट तय करते हैं कि उन लिमिट के बीच में मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, यानी उनके बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो ये लिमिट के आधार पर भी इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, वो देखते हैं अभी। तो जो मेरा फंक्शन, यानी मान लो मैंने y इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका, तो मैंने कर दिया इंटीग्रेट। किसको? इस फंक्शन को। किसके रेस्पेक्ट में? सब मुझे x के रेस्पेक्ट में, जिस पे डिपेंड करे उसी के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, इस पर ये मेरी x1 की वैल्यू और ये मेरी x2 की वैल्यू। तो देखो आप, अगर मैं ऐसा करता हूं x1 से लेके x2 तक, अगर मुझे x1 और x2 ये लिमिट अगर मुझे नोन है, नोन मतलब पता है, दी गई है, उस केस में ये इंटीग्रेशन होगा डेफिनेट। मतलब डेफिनेट का मतलब कि जो वैल्यू मिलेगी मुझे डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। डिफाइंड मतलब उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और अगर ये अननोन है, यानी बताई नहीं है, जिसकी लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट, उस केस में वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। और इस केस में कोई फिक्स एरिया नहीं मिलेगा, उस एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा किसी वेरिएबल के साथ। अगर, और इन दोनों में कनेक्शन क्या है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं ये लिमिट्स पुट कर देता हूं, ये लिमिट अगर पुट कर देता हूं, तो मुझे वापस से एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखो दोनों के, जैसे कि ये मेरा x ही था dx के केस में, और लिमिट मैं ले लेता हूं जैसे 1 से लेके 2 की तरफ, 1 से लेके 2 तक। दूसरा जो फॉर्मूला होगा, जैसे अगर मुझे फंक्शन दे रखा है y इज ए फंक्शन x की पावर n, और अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है y का dx के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में, और y की वैल्यू हो जाएगी x की पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे ऑपरेटर ना, ऑपरेटर को यूज करने के लिए कुछ फॉर्मूले होंगे, जैसे डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपका एरिया फाउंड आउट करने के प्रोसेस को सॉर्ट कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। देखो अब एक्स वाई, जो एक्स फंक्शन दे रखा है, तो इस केस में देखो क्या ग्राफ बनेगा। इस केस में मेरा ग्राफ बनेगा ये, y इक्वल टू एक्स मेरा ये हो गया। उस केस में अब 1 से लेके 2, तो x की वैल्यू 1 जैसे ये रही, x की वैल्यू 2 ये रही, तो ये और ये, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है मेरे को, और ये एरिया फिक्स है। तो देखो क्या आएगा, x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और कांस्टेंट c भी आएगा, ये मेरा कांस्टेंट c। बट जब लिमिट दे रखी हो तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। जब लिमिट यहां पर दे रखी हो, यानी इंटीग्रेशन मेरा डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो, तो उस केस में ये कांस्टेंट नहीं आएगा।
फिर क्या आएगा, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये रही, लोअर लिमिट ये रही। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। कहां से, लोअर से स्टार्ट होके हाई तक कहां तक गया, इनिशियल बोल दो, फाइनल बोल दो। उसके बाद इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि x इसकी वैल्यू को पुट करूंगा, ये x की वैल्यू है, ये भी x की ही वैल्यू है, मैंने पहले बताया था ये वेरिएबल की वैल्यू है। तो अपर लिमिट पुट करूंगा पहले मैं, तो अपर लिमिट यानी 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट यानी 2 की पावर यानी 1 की पावर 1 की पावर 2 डिवाइड बाई ये तो 2 है, 2 पुट किया, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 1 की पावर 2 अपॉन 2। उसके बाद इसको सोल्व करूंगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये आएगा 4, ये होगा 1, आंसर हो गया 3/2। क्या हुआ, 3/2। तो देखो जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो एक फिक्स वैल्यू आई, यानी ये एरिया फिक्स है। अगर मान लो यहां पर एरिया ये लिमिट नहीं दी हुई होती तो यहां पर मैं कुछ भी पुट नहीं करता, और पुट नहीं करता तो ये आता है x² डिवाइड बाई 2 और प्लस कोई कांस्टेंट लिख के छोड़ देता, कुछ भी कांस्टेंट ऐड, या इस कांस्टेंट का रीजन बताऊंगा क्यों। ये कांस्टेंट प्लस या माइनस की फॉर्म में, यानी कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। अब ये एक फॉर्मूला बन गया इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालने का, और ये एरिया फिक्स तो हो ही नहीं सकता। कैसे, कि ये एरिया हो गया पूरा, यहां से 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 यहां से, ये पूरा एरिया बढ़ता रहेगा जब तक फंक्शन मेरा चलता रहेगा। जैसे जैसे फंक्शन चलता रहेगा वैसे वैसे एरिया भी बढ़ता रहेगा। जैसे ही मैं इस x की लिमिट पुट करूंगा फटाक से ये 3/2 आंसर दे देगा। अलग लिमिट पुट करूंगा थोड़ा चेंज कर देगा, अलग लिमिट पुट करूंगा थोड़ा चेंज कर देगा। जैसे ये अभी इतना था, थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो ये एरिया और बढ़ जाएगा, और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के दो टाइप, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में लिमिट नहीं दी होती, विदाउट लिमिट होती है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं तो एक फॉर्मूला ही मिलता है, और ये फॉर्मूला भी एक फंक्शन ही होता है। क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं, और ये फंक्शन भी x पर ही डिपेंड, यानी वेरिएबल पर ही डिपेंड करता है। तो पता लगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होते हैं। लिमिट दी हुई हो तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी, यानी एरिया की फिक्स वैल्यू मिलेगी। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो विदाउट लिमिट तो एक फॉर्मूला मिलेगा जिस पर मैं वापस से लिमिट पुट करूंगा तो मेरा एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या कनेक्शन है, वो एक कनेक्शन देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन लेता हूं, उस फंक्शन का इंटीग्रेट करवाता हूं, उस फंक्शन को इंटीग्रेशन करता हूं। इंटीग्रेशन करने के बाद देखते हैं। तो देखो y इज ए फंक्शन ऑफ x, और अगर मैं फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ले रहा हूं x³ प्लस 2x² प्लस 5, एक ये फंक्शन लेता हूं, 5 नहीं लेता हूं मैं अभी, ओनली 2x², ये मेरा फंक्शन है। सिंपल सी बात है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये कर्वी है, और कर्वी है तो मुझे इंटीग्रेशन से ही इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन मुझे निकालना है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे कि ये फंक्शन f(x) किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये x हो गया, और लिमिट अभी मैं नहीं देता हूं। और कौन सा इंटीग्रेशन है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी फिक्स कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, एक फंक्शन की तरह मिलेगा, फॉर्मूले की टाइप में मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, और मैंने क्या बताया फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है dx, तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर। अच्छा, इस केस में देखिए
तो इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं, फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले इसका इंटीग्रेशन होगा फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो देखो ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स की 3 प्लस 1 एन था, एन की वैल्यू 3 है, अपॉन 3 प्लस 1 प्लस इसका क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ही डिवाइड बाई 2 प्लस 1। और प्लस में कोई कांस्टेंट, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 2/3 x की पावर q प्लस c। ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन। किसे सोल्व किया मैंने, फॉर्मूले से सोल्व किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई फिक्स एरिया नहीं निकला है, ये कोई फिक्स एरिया नहीं निकला है। अब मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करके देखता हूं। क्या करता हूं, अवकलन करके देखता हूं। तो अवकलन देखो, अगर मुझे इसी का अवकलन करना है यानी डी अपॉन डी एक्स, तो देखिए 1/4 है, यहीं की यहीं आएगा 1/4, एक्स की पावर 4 तो 4 आगे एक्स 4 माइनस 1 यानी 3 प्लस 2/3 नहीं होगा, एक्स क्यूब ये होगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का 0। इसको सोल्व कीजिए, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। और ये जहां से हम चले वहीं आ गए, यानी फंक्शन ही मेरे को मिल गया। तो यहां से क्या पता चला, ये पता चला कि अगर मैं फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूं यानी एरिया अंडर द कर्व निकाल लूं और फिर उसका अवकलन कर दूं तो वापस से मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। तो इससे एक कमेंट मिलेगा अपने को, यानी एक कनेक्शन मिल गया कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। कि अगर किसी का इंटीग्रेशन भी हो रहा है और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है तो वही फंक्शन मिलेगा। जैसे ये इंटीग्रेशन किया इसका मैंने, वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया तो वही फंक्शन मिल गया। बट किस केस में, ये उसी केस में होगा जब ये इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो। इनडेफिनाइट मतलब विदाउट लिमिट, यानी उसकी कुछ लिमिट नहीं होनी चाहिए। उस केस में कैसे, कि जैसे मान लो कि मैंने यहां पर कोई लिमिट नहीं ली तो इनडेफिनाइट था, इनडेफिनाइट था, इनडेफिनाइट था, तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई थी। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लेता तो मुझे x की और x की वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी पड़ती, करने के बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू आती और उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो वैल्यू 0 ही आती। क्या आती, 0 ही वैल्यू आती। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि किसी भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर, मतलब किसी भी फंक्शन का अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया उसके बाद अगर उसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कर दिया तो वापस वही फंक्शन मेरे को मिल जाएगा। एक और कैसे, कि अगर मैं यहां पर कोई कांस्टेंट ऐड करता 5, अगर मैं यहां पर कोई कांस्टेंट ऐड करता 5 तो उस केस में देखो यहां पर जो आंसर आता तो प्लस और 5 का क्या होता, 5 का होता 5 और ये जो है इसकी जगह आता x। कैसे, देखो कि y इज इक्वल टू, मैं एक फंक्शन ले लेता हूं कि y इक्वल टू 6 है और y मेरा फंक्शन है x का। उस केस में मुझे डिफरेंशिएशन करना है 6 का dx के रेस्पेक्ट। क्लियर, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उस केस में क्या होगा, 6 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 dx और इसका यानी
ये जो 1 है इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा x। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी लाइन का छोटा सा हिस्सा है और इस छोटे से हिस्से को अगर मैं पूरा यहां से यहां तक करूं तो पूरी लेंथ बन जाएगी। अगर ये dx है तो पूरी लेंथ क्या होगी, x होगी। इंटीग्रेट करने के बाद मतलब सब समीशन करने के बाद ये मेरा x ही बनेगा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x। कैसे, देखो एरिया कैसे निकालेंगे, तो जैसे y और ये मेरा x, अच्छा जी, तो ये मेरा x और ये मेरा y इक्वल टू 6, तो 1 2 3 4 5 6, मान लो ये 6 है, तो ये मेरी जो लाइन है ये हो जाएगी y इक्वल टू 6 की लाइन, ये y इक्वल टू 6 की लाइन। इसका मतलब x की चाहिए कोई भी वैल्यू, y की वैल्यू मेरे को 6 ही मिलनी है। अब मान लो कि मुझे यहां से ये इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये हो गया, एरिया अंडर द कर्व ये हो गया। उस केस में मुझे ये एरिया निकालना है तो क्या होगा, देखो ये तो मेरी होगी y की वैल्यू, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ये x के इक्वल ही तो है, तो आ गया ना 6 इंटू एक्स। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन ये हो, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, बस उस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो उस फुल वेरिएबल से, सिंपल। एरिया अंडर द कर्व निकालने का यही फॉर्मूला है। तो ये 6 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद अगर एक्स की मैं कोई लिमिट पुट करूंगा तो वापस से ये कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा, और उस केस में मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे क्या हुआ 5x, यहां पे क्या हो जाएगा 5x प्लस c कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ओनली 5, और ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 5। तो देखो वापस से क्या हुआ कि अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया, तो मेरे को वैल्यू वही फंक्शन वापस मिल गया, x की पावर क्यूब 2x स्क्वायर प्लस का 5। तो इंटीग्रेशन क्लियर हुआ कि कैसे कैसे मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया। इंटीग्रेशन सिर्फ एरिया निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एरिया, ये एरिया ही निकालना है हमने। अगर लिमिट आपने पुट कर दी तो एक फिक्स एरिया निकल के आ जाएगा, अगर आपने लिमिट पुट नहीं की तो एक फिक्स एरिया नहीं, उस एरिया को निकालने का एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। लिमिट पुट करूंगा वापस से एक एरिया मिलेगा, फिक्स एरिया। तो अभी क्या पता चला मैं कि इंटीग्रेशन है, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की पावर n का हमने निकालना था dx के रेस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला बना था x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। और अगर ये लिमिट के साथ हो a टू b के साथ x की पावर n dx, तो ये बनेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट लग जाएगी a टू b, सिंपल। ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कि ये जैसे कोई a वैल्यू है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है और ये dx है, उस केस में बनेगा ax प्लस का c। और अगर यही लिमिट के केस में दे रखा है b और c के केस में a dx, तो ये बनेगा ax और ये मेरी लिमिट लग जाएगी b और c। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन। तो देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा याद रखना है। अभी मैंने क्या बताया कि इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिसका डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो कि साइन x था, इसका अगर डिफरेंशिएशन था वो अगर कोस x था, तो सिंपल सी बात है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर कोस x आया। तो अगर मैं कोस x का उल्टा करूं, कोस x का इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे साइन x मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c, सिंपल। ऐसे ही अगर कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x था, तो इस चीज का यानी साइन x का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वो बन जाएगा माइनस का कोस x प्लस c। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले थे उन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को उल्टा कर दूं, तो उल्टा करते ही वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, बाकी फॉर्मूले बुक में है। हमें सिर्फ प्रोसेस से मतलब था,
प्रोसेस देख लिया, कैसे करना है कैसे नहीं करना है।